नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का कार्यक्रम चर्चा है। मैं शकील साजिद। बड़ी खुशी की बात है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अब आधिकारिक तौर पर हमारे खूबसूरत शहर अहमदाबाद को मिल गई है। ग्लासगो में हुई जनरल असेंबली में अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की सदस्यता मंजूर होने के बाद इसकी घोषणा कर दी गई। अहमदाबाद को अक्टूबर में ही मेजबान शहर के तौर पर चुना गया था। 2030 का यह आयोजन खास इसलिए भी होगा क्योंकि ये कॉमनवेल्थ गेम के 100 साल पूरे होने का प्रतीक संस्करण है। पहली बार ये खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने अभी तक 15 से 17 खेलों की सूची तय की है जो अहमदाबाद होंगे। इनमें एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस, लॉन बॉक्स, पैरा बॉल्स, वेट लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, नेट बॉल और बॉक्सिंग जैसे खेल शामिल है। बाकी खेलों की लिस्ट अगले महीने तय हो जाएगी। पूरी सूची अगले साल सामने आएगी। इसके अलावा कई नए और पारंपरिक खेलों को जोड़ने पर विचार हो रहा है। इनमें तीरंदाजी, बैडमिंटन, 3x3 बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, T20 क्रिकेट, साइकिलिंग, डाइविंग, हॉकी, शूटिंग, स्क्वैश, रेसलिंग और कई पैरा खेल शामिल है। मेजबान देश को 2 नए या पारंपरिक खेल जोड़ने का अधिकार मिलता है। T20 क्रिकेट पिछली बार 2022 में शामिल किया था, लेकिन तब सिर्फ महिलाओं की प्रतियोगिता हुई थी। भारत ने इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। वह भारत के लिए अब तक का सबसे सफल अभियान साबित हुआ था। भारतीय खिलाड़ियों ने तब 38 गोल्ड सहित कुल 101 पदक जीते थे और मेडल टैली में दूसरा स्थान हासिल किया। ये भारत का एकमात्र ऐसा मौका था जब उसने किसी एक संस्करण में 100 से ज्यादा पदक जीते। भारत का दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन 2002 मैनचेस्टर में रहा, जहां भारत ने 69 पदक जीते थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में हुए थे और 2026 का आयोजन ग्लासगो में होगा। 2030 का संस्करण खेलों का 24वां आयोजन होगा। अहमदाबाद को मेजबान बनाने की प्रक्रिया कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एविलेशन कमेटी ने पूरी की। कमेटी ने खिलाड़ी सुविधाओं, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल तैयारी, सुशासन और कॉमनवेल्थ मूल्यों के मेल पर अहमदाबाद को मजबूत पाया। इस मेजबानी की रेस में अहमदाबाद के साथ नाइजीरिया का अबूजा भी शामिल था, लेकिन आखिर में अहमदाबाद को चुना गया। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में नर्सरी के एक छोटे से बच्चे के साथ की गई क्रूर हरकत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। हंस वाहिनी विद्या मंदिर नारायणपुर आमापारा की शिक्षिकाओं ने बच्चे को सिर्फ इसलिए पेड़ पर कपड़े रस्सी से बांधकर लटका दिया क्योंकि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। वीडियो में बच्चा पेड़ से लटका हुआ इधर उधर झूलता दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ न तो उसे बचाने की कोशिश करता और न ही रोकता है। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर फैला, लोग गुस्से से भर गए और बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंच गए। अभिभावकों का कहना है कि ये शिक्षा नहीं बल्कि साफ साफ प्रताड़ना है। कई अभिभावकों ने बताया कि स्कूल में अक्सर बच्चों को ऐसी सजाएं दी जाती है, यहां तक कि कुएं में लटकाने की बात भी सामने आई है। इस घटना ने माता पिता में डर और गुस्से का माहौल कर दिया है। उनका कहना है कि अगर स्कूलों में ही बच्चों के साथ ऐसा सलूक होगा तो वे बच्चों को किसके भरोसे भेजे। मामला इतना बढ़ा कि बिलासपुर हाईकोर्ट तक इसकी गूंज पहुंच गई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने वीडियो देखकर इसे बेहद गंभीर और चिंताजनक माना। संज्ञान लिया। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को नोटिस भेजकर 9 दिसंबर तक शपथ पत्र देने को कहा। अदालत ने साफ कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा पर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस घटना में पूरी जिम्मेदारी तय की जाएगी। घटना के बाद प्रशासन में हरकत में आ गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने तुरंत जांच टीम भेजकर स्कूलों की समीक्षा की। जांच में पता चला कि इलाके के कई निजी स्कूल नियमों पर खरे नहीं हैं, न सही स्टाफ, न सुरक्षा के इंतजाम, न जरूरी मानक। इसके बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए जिले के 32 निजी स्कूलों की मान्यता तुरंत रद्द कर दी। इससे स्कूल संचालकों में खलबली मच गई और कई स्कूल अब जांच की जट में आ गए हैं। पूरे मामले में शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की जांच किए बिना स्कूलों को मान्यता क्यों? खामियों के बावजूद इतने वक्त स्कूल क्यों चल रहे हैं? फिलहाल दोषी शिक्षिका को स्कूल से हटा दिया गया है। स्कूल पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।
प्रशासन ने साफ किया है कि बच्चों के साथ किसी भी तरह की हिंसा या खतरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। एक चेतावनी है ये घटना और इसमें सख्ती की जरूरत पहले से ज्यादा है। आगे बढ़ते एक और गंभीर खबर। दुनिया भर में महिलाएं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा कितनी बढ़ गई है, इसका ताजा और बेहद डरावने वाला खुलासा संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि हर 10 मिनट में एक महिला या लड़की अपने ही साथी या अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा मारी जा रही है। ये सोचकर ही दिल दहल जाता है कि जहां एक महिला को सबसे हिफाजत में महसूस होना चाहिए, उसका घर वहीं आज उसके लिए सबसे खतरनाक जगह साबित हो गई है। यह आंकड़ा रोज के हिसाब से करीब 137 हत्याओं के बराबर है, जो दिखाता है कि दुनिया भर में हालात कितने खराब हो गए हैं। यूएनओडीसी और यूएन वीमेन की 2025 फेमिसाइड रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 83,000 महिलाओं और लड़कियों की हत्या हुई, जिनमें से 50,000 अपने ही परिवार या साथी के हाथों मारी गई, यानी 6 में से लगभग 4 हत्या घर के अंदर। इसके मुकाबले पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा सिर्फ 11% है। सिद्ध होता है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा कई बार बाहर से ज्यादा घर के अंदर से है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस हिंसा में कोई खास गिरावट नहीं दिख रही, बल्कि दुनिया के हर हिस्से में लगातार बनी हुई है। विशेषज्ञों ने कहा है कि महिलाएं अचानक हत्या की शिकार नहीं हो जाती। इसकी शुरुआत अक्सर छोटी छोटी कंट्रोल करने वाली हरकतों, डराने धमकाने या ऑनलाइन गाली गलौज से होती है। धीरे धीरे हिंसा बढ़ती जाती है और एक दिन जान लेने तक पहुंच जाती है। यूएन वीमेन के अधिकारी सारा हेड्रिक्स कहती हैं कि डिजिटल हिंसा तेजी से बढ़ रही है और कई बार असर सीधे असल जिंदगी में दिखाई देता है। ऑनलाइन बदसलूकी, डीप फेक, स्टॉकिंग और बिना इजाजत तस्वीरें शेयर करने जैसे मामले महिलाओं के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। यूएनओडीसी अधिकारी जॉन ब्रांडोलिनो का कहना है कि आज दुनिया के कई हिस्सों में घर महिलाओं और लड़कियों के लिए खतरनाक बन गया है। इन समस्याओं को रोकने के लिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, जरूरत है मजबूत पुलिस व्यवस्था, भरोसेमंद न्याय प्रणाली और समय पर मदद देने वाले सिस्टम की। कई महिलाएं शिकायत तक नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें समाज और परिवार के डर से आवाज उठाने में झिझक होती है। फेमिसाइड की सबसे ज्यादा दर अफ्रीका में दर्ज की गई है, फिर अमेरिका, ओशिनिया, एशिया और यूरोप का नंबर आता है। यानी ये समस्या किसी एक देश की नहीं, बल्कि लगभग पूरे संसार की है। सार्वजनिक जगहों पर होने वाली महिलाओं की हत्याओं का पूरा डेटा अभी भी उपलब्ध नहीं है, जिससे असली हालत और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में परिवार या साथी के हाथों मारी गई महिलाओं की संख्या पिछले साल से थोड़ी कम दिखाई देती है, लेकिन इसकी वजह हिंसा कम होना नहीं, बल्कि कई देशों में डेटा का रिकॉर्ड न होना है। संयुक्त राष्ट्र 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 16 दिन 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अभियान चलाता है। 2025 में अभियान डिजिटल हिंसा को रोकने पर केंद्रित है। यूएन वीमेन ने सरकारों और टेक कंपनियों से अपील की है कि ऑनलाइन अपराधों पर सख्त कार्रवाई हो, कानून मजबूत हो, महिलाओं के लिए डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाए। इन टोटल रिपोर्ट साफ चेतावनी दे रही है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा कम नहीं, बल्कि नए नए रूपों में फैलती जा रही है। घर, मकान जो सुरक्षा का प्रतीक होना चाहिए, कई महिलाओं के लिए डर की जगह बन गया है। एक और खबर, आगे बढ़ते हैं। सोनागाछी में रहने वाली कई लड़कियां और महिलाएं आजकल बहुत परेशान हैं। वजह है चुनाव आयोग की एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया। इसमें 2002-3 की वोटर लिस्ट को आधार माना जा रहा है और हर वोटर से कहा जा रहा है कि वे साबित करें कि उनका या उनके परिवार का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था। लेकिन एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया सोनागाछी में रहने वाली ज्यादातर सेक्स वर्करों के लिए सबूत जुटाना लगभग नामुमकिन है। कई साल से वे अपने परिवार से दूर हैं, कई का तो घर कहाँ है ये भी याद नहीं, और कई यहाँ आसपास किसी के पास कोई कागजात नहीं, किसी को जानबूझकर इस धंधे में ढकेला गया है। सोनागाछी में इन दिनों पुराने बक्से खोले जा रहे हैं, धूल जम चुके कागज निकाले जा रहे हैं, लेकिन बहुत सी महिलाओं के पास 2002 के किसी भी दस्तावेज का कोई निशान नहीं। यहाँ रहने वाली ज्यादातर महिलाएं या तो ट्रैफिकिंग के जरिए यहाँ लाई गई हैं या घर से भागकर यहाँ पहुंची है। बेहद दुखदायी बात है। ट्रैफिकिंग के मामले में तो ये लड़कियों के पास अपनी पहचान के कागज भी नहीं। जो घर से भागकर आई थी उन्हें अपने परिवार का पता तो होता है, लेकिन परिवार से संपर्क करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती। ऐसे में 2002 से जुड़ा कोई फैमिली प्रूफ लाना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। 2002 की वोटर लिस्ट को इस बार एसआईआर की प्रक्रिया का बेस माना गया है। जो भी अपना नाम लिस्ट में जोड़ना चाहता है उसे ये साबित करना पड़ेगा कि वो या उसका परिवार 2002 की लिस्ट में दर्ज था। लेकिन दरबार महिला समन्वय समिति की सचिव
विशाखा लश्कर का कहना है कि सेक्स वर्करों को खुद 2002 में पहली बार वोटर आईडी मिला था। इससे पहले उनका नाम किसी लिस्ट में नहीं था, इसलिए उनसे 2002-3 की लिस्ट का लिंक मांगना गलत है। आज ज़्यादातर सेक्स वर्करों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र हैं और इन्हीं के आधार पर उनका नाम जोड़ा जाना चाहिए। सेक्स वर्करों की दिक्कतों को देखते हुए अब चुनाव आयोग ने सोनागाछी में खास कैंप लगाने का फैसला किया है। चुनाव अधिकारियों को भी ये रिपोर्ट मिली है कि यहाँ की महिलाएं 2002 की जानकारी नहीं ढूंढ पा रही हैं, क्योंकि वे कभी अपने परिवार के साथ नहीं रही, बहुत पहले रिश्ते टूट गए थे। आयोग का कहना है कि 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रूल जारी होने के बाद जब सुनवाई शुरू होगी तो सोनागाछी में स्पेशल कैंप लगाकर वहीं पर उनकी बात सुनी जाएगी और जितनी ज़्यादा मदद होगी की जाएगी। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर खुद कैंप में आकर मामलों को देखेंगे। कई संस्थाओं ने चुनाव आयोग से अपील की है कि यहाँ की महिलाओं के लिए प्रक्रिया को थोड़ा लचीला, आसान किया जाए। उनके पास फैमिली हिस्ट्री जानने का कोई तरीका ही नहीं है। हजारों महिलाओं का नाम सिर्फ इसी वजह से लिस्ट से हट सकता है, जो ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में 9 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आएगा। उसी दिन पता चलेगा कि किसका नाम जुड़ा और किसका छूटा। इसके बाद लोग अपनी आपत्तियां 8 जनवरी 2026 तक दे सकेंगे। 9 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच सुनवाई और जांच चलेगी। 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। सरकार और चुनाव आयोग की कोशिश है कि सोनागाछी की महिलाओं का नाम सिर्फ कागज की कमी की वजह से ना कटे। यहाँ जो स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं उनका मकसद भी यही है कि सही आवेदन को बिना देरी मंजूर किया जा सके। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए ये बेहद संवेदनशील मामला है और बेहद जरूरी है। तैयारी अभी से तेज हो गई है। एक बड़े शानदार शख्सियत की बात करेंगे अब हम। आज हिंदी साहित्य के महान कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव में वे सिर्फ अमिताभ बच्चन के पिता नहीं बल्कि हिंदी कविता को नई दिशा देने वाले बड़े कवि थे। उनकी सबसे मशहूर रचना जो हम सबको बेहद पसंद है, मधुशाला, आज भी लोगों के दिलों में खास मुकाम रखती है। उसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है। हरिवंश राय बच्चन का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हमेशा कविता और साहित्य के प्रति उनका प्रेम कायम रहा। उनकी कविताओं में जीवन के अनुभव, भावनाएं और इंसानी रिश्तों की गहराई दिखती है। उन्होंने मधुकलश, दो चट्टाने, मिलन, यामिनी जैसी कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, जिससे उन्हें हिंदी साहित्य में खास पहचान मिली। हरिवंश राय बच्चन ने 2 बार शादी की। उनकी पहली पत्नी श्यामा बच्चन सिर्फ 14 साल की थी और दुर्भाग्यवश 1936 में टीबी की बीमारी से उनका निधन हो गया। उसके 5 साल बाद उन्होंने तेजी सूरी से शादी की। तेजी रंगमंच और संगीत से जुड़ी थी और न सिर्फ उनकी जीवन संगनी बनी बल्कि उनकी रचनात्मक ऊर्जा का भी बड़ा स्रोत बनी। इसी दौरान उन्होंने नीड़ का निर्माण फिर जैसी रचनाएं लिखी। साहित्य के क्षेत्र में हरिवंश राय बच्चन की उपलब्धियां भी बहुत बड़ी थी। साल 1941 से 1952 तक उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाया। 1968 में 2 चट्टाने के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान, सरस्वती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 1976 में पद्म भूषण से नवाजा गया। हरिवंश राय बच्चन 18 जनवरी 2003 को 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनकी कविताएं और उनकी सोच आज भी हम तमाम लोगों को, पूरे साहित्य जगत को, तमाम लोगों को प्रेरित करती है। हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार।